हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे और वो है वेजिटेरियनिज्म। क्या वेजिटेरियनिज्म दुनिया को बचा सकता है? एनिमल कल्टीवेशन क्या होता है? एनिमल फार्मिंग क्या होता है? इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? फ्रेंड्स, ये तो हम सब जानते हैं कि 21वीं सदी में अगर मानवता के ऊपर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। आज हम एक भयानक एनवायरमेंटल क्राइसिस के मोड़ पर खड़े हैं, जिससे निपटने के लिए हम फॉसिल फ्यूल के ऑल्टरनेटिव्स खोजने में लगे हैं, यानी रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सब हम खोजने में लगे हुए हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है हमारी फूड चेन, हमारी फूड हैबिट्स और हमारा फूड इकोसिस्टम। जलवायु परिवर्तन में अगर कोई एक बहुत बड़ा कल्प्रेट है यानी दोषी, तो वो है हमारे फूड रिक्वायरमेंट के लिए एनिमल फार्मिंग। एनिमल फार्मिंग होता क्या है? एनिमल फार्मिंग होता है जब हम पशुओं को पालते हैं इसलिए कि हम उनको काट कर या उनको हम मार के उन्हें कंज्यूम कर सकें। उसके लिए जब पशुओं को पाला जाता है सिर्फ भोजन के लिए, कंजम्पशन के लिए, उसे एनिमल फार्मिंग बोलते हैं। यह आपको सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका यह सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है कितनी बड़ी। पिछले 100 सालों में फूड की जो बढ़ती डिमांड है, चाहे वो आबादी के बढ़ने से हो या दूसरे कारणों से, उसके चलते एनिमल से जो फूड मिलता है उसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। यहां मैं कोट कर रहा हूं एक रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है, लॉन्ग शैडो ऑफ एनिमल इंडस्ट्री। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम 1980 से लेकर 2002 तक के बीच का समय देखें तो दुनिया में ग्लोबल मीट कंजम्पशन डबल हो गया है, यानी जितना लोग मीट पहले खाते थे वो अब दुगना हो चुका है मीट कंजम्पशन। और आने वाले समय में ये डिमांड और भी तेजी से बढ़ने वाली है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे फर्क क्या पड़ता है। फ्रेंड्स, UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट ये बताते हैं कि मीट इंडस्ट्री के लिए जब हम जानवरों को पालते हैं यानी एनिमल फार्मिंग करते हैं तो वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की दूसरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हर साल 7,000 करोड़ यानी 70 बिलियन जानवरों को मारा जाता है और 1.2 ट्रिलियन एक्वेटिक एनिमल जैसे मछली वगैरह, सी फूड जो होता है, उसको मारा जाता है। और इस प्रोसेस में हमारी धरती का 1/3 लैंड सरफेस और फ्रेश वाटर का 27% कंज्यूम हो जाता है। इसके अलावा टोटल ग्रेन प्रोडक्शन का 1/3 भी इसी लाइव स्टॉक को फीड करने के लिए निकल जाता है, यानी जितना भी वेजिटेरियन भोजन उगता है 1/3 जानवरों को खिलाने में चला जाता है। यह तो बात हुई प्रेजेंट कंटेक्स्ट की, लेकिन पॉपुलेशन साइंटिस्ट ये अनुमान लगाते हैं भविष्य के लिए कि 2050 तक ह्यूमन पॉपुलेशन 970 करोड़ हो जाएगी। और यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट ये कहते हैं कि अगले 30 सालों में फूड की डिमांड 60% बढ़ने वाली है। 2050 तक आते आते हमें हर साल 1.3 ट्रिलियन लीटर ऑफ मिल्क और 500 बिलियन किलोग्राम ऑफ मीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि आने वाले 80 सालों में हमें इतना फूड और प्रोड्यूस करना होगा जितना आज तक हमारी पूरी हिस्ट्री में प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, बात सिर्फ ये है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा फूड की डिमांड बढ़ेगी और हमारे एनवायरनमेंट पर उतना ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में नॉन वेज फूड हमारे लाइवलीहुड के लिए लॉन्ग टर्म में क्या एक सस्टेनेबल ऑप्शन है या नहीं। आज की वीडियो में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये जानेंगे कि कैसे हमारे मीट ईटिंग हैबिट्स और उनसे चलने वाला जो लाइवस्टॉक फार्मिंग सेक्टर है वो क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और एक बहुत बड़ा भागीदार बन रहा है इसमें। तो चलिए देखते हैं। इस इंपैक्ट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके एनालाइज करेंगे, जिसमें पहला है एयर, दूसरा है लैंड और तीसरा है वाटर। सबसे पहले देखते हैं एयर। एयर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये ब्रॉडली 3 तरीकों से पड़ता है, जिसमें पहला है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, दूसरा है यूज ऑफ मैन्योर और तीसरा है प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। पहले ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करते हैं। FAO की रिपोर्ट यह कहती है कि आज ग्लोबल लेवल पर टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 18% 18% केवल लाइव स्टॉक सेक्टर से प्रोड्यूस होता है।
इन एमिशन में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन और N2O यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल हैं। ग्लोबल मीथेन एमिशन में लाइवस्टॉक सेक्टर 44%, N2O एमिशन में ये 29% और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में ये सेक्टर 22% कंट्रीब्यूट करता है। आपको बता दूं कि क्लाइमेट चेंज पर मीथेन का इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में 23 टाइम्स होता है, यानी जितना हमारे वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड गर्म करता है उसका 23 टाइम्स ज्यादा मीथेन करता है। यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक केवल पिछले 15 सालों में पिग्स का कल्टीवेशन की वजह से जो मीथेन एमिशन होता है उसमें 37% और कैटल से होने वाले मीथेन एमिशन में 50% की बढ़ोतरी हुई है। और इसी के चलते ये इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पॉल्यूटर बन जाती है हमारी हवा की। और इस पैरामीटर पर ये ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ देती है, यानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हवा को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि एनिमल फार्मिंग। पूरी दुनिया का अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर देखें तो हर साल लगभग 5,656 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जबकि लाइवस्टॉक सेक्टर 7,100 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसको आसान भाषा में अगर बोलें तो लाइवस्टॉक सेक्टर से होने वाला कार्बन एमिशन दुनिया की सभी गाड़ियां, ट्रेन, प्लेन और जहाज, शिप सब मिला दें तो भी उससे कार्बन एमिशन ज्यादा प्रोड्यूस करता है। लाइवस्टॉक सेक्टर दो तरीके से ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कंट्रीब्यूट करता है, एक तो है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट एमिशन। डायरेक्ट एमिशन में क्या क्या आता है, जैसे एंटेरिक फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। और एंटेरिक फर्मेंटेशन में जो रूमिनेंट यानी कि जुगाली करना जो कैटल करते हैं, कई बार शीप, गोट और बफेलो के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें मौजूद माइक्रोब्स होते हैं जो फूड को डिकम्पोज करते हैं और इस प्रोसेस में मीथेन बनता है। मीथेन एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है और प्रोड्यूस होता है। इनडायरेक्ट एमिशन की बात करूं तो जैसे जो हम क्रॉप्स उगाते हैं, मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं, लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिफॉरेस्टेशन और डेजर्टिफिकेशन जैसे सोर्सेज इसमें होते हैं जो एनवायरनमेंट में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इन सभी फैक्टर्स को आप इस वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे। अगर मैं कंपैरिजन एंगल से देखूं तो इनडायरेक्ट एमिशन एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म करते हैं। लाइवस्टॉक सेक्टर से होने वाले एयर पोल्यूशन का अगला बड़ा कॉज है एनिमल एक्सक्रीटा और उससे बनने वाला मैन्योर। लाइवस्टॉक मैन्योर से मुख्य रूप से दो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, एक तो है मीथेन और दूसरी है नाइट्रस ऑक्साइड। जब मैन्योर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिकम्पोजिशन होता है तो भारी मात्रा में मीथेन निकलती है। और मीथेन आप जानते हैं कि अगेन कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कॉज करती है। इसके कंपैरिजन में स्लरी यानी लिक्विड मैन्योर का डिकम्पोजिशन एरोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इसमें भी मीथेन प्रोड्यूस होता है। एस्टिमेट ये बताते हैं कि केवल मैन्योर के डिकम्पोजिशन से हर साल 17.5 मिलियन टन मीथेन प्रोड्यूस होता है और इसमें जो पिग मैन्योर है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। सॉइल में यूज होने वाला मैन्योर ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन का सबसे बड़ा सोर्स है। एस्टिमेट्स के अनुसार इसे हर साल 1.7 मिलियन टन नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है। ग्रेजिंग लैंड्स में डिपॉजिटेड मैन्योर के कंपैरिजन में जो मिक्स्ड क्रॉप लाइवस्टॉक सिस्टम का मैन्योर है वो 40% ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। मिक्स्ड क्रॉप लाइवस्टॉक सिस्टम में क्रॉप फार्मिंग और एनिमल फार्मिंग एक साथ की जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि मिक्स्ड क्रॉप लाइवस्टॉक सिस्टम इंडस्ट्रियल सिस्टम के कंपैरिजन में 90% ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सिस्टम कितने बड़े स्केल पर नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करता होगा। एनिमल फार्म्स में एनिमल्स की अपब्रिंगिंग से लेकर उनका एक बीफ पैटी बर्गर बनकर हमारी प्लेट तक आने का सफर बड़े स्केल पर प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसे सिस्टम से होकर गुजरता है और यह प्रोसेस बहुत ज्यादा एनर्जी डिमांड करता है। मिनेसोटा में एक रिसर्च की गई थी अमेरिका में, जिसमें यह देखा गया कि पूरी दुनिया में हर साल सेवरल मिलियन टन ऑफ CO2 एमिशन एनिमल प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग के कारण ही होता है। इसके अलावा एनिमल्स के चारे को इन फार्म्स तक और पैक्ड एनिमल फूड को रिटेलर या कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भारी मात्रा में हम जो ट्रक यूज करते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें भी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होता है। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस शिपिंग सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। FAO के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार मीट ट्रांसपोर्टेशन से हर साल लगभग 800 से 850,000 टन CO2 रिलीज होता है।
एनिमल फार्मिंग से होने वाले टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में 9.2% लैंड यूज चेंज, 6% पास्चर एक्सपेंशन और 3.2% फीड क्रॉप एक्सपेंशन से कंट्रीब्यूट होता है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पास्चर एक्सपेंशन। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, लाइव स्टॉक फार्मिंग अर्थ के टोटल लैंड एरिया का 1/3 और एग्रीकल्चर लैंड का 2/3 एरिया कंज्यूम करती है। लेकिन जैसे जैसे फूड डिमांड्स बढ़ने के कारण लैंड की कमी पड़ रही है, वैसे वैसे फॉरेस्ट और नेचुरल हैबिटेट्स को बहुत तेजी के साथ ग्रेजिंग फार्म्स और क्रॉपलैंड्स में कन्वर्ट किया गया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर फॉरेस्ट रिसर्च के मुताबिक 1990 से लेकर 2000 तक लगभग 2 पुर्तगाल जितना एरिया, यानी 2 पोर्चुगल जो कंट्री है उतना बड़ा एरिया ग्रेजिंग फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी कारण सेंट्रल अमेरिका के फॉरेस्ट एरियाज तो पिछले 40 सालों में लगभग 40% तक कम हुए हैं। कुछ एस्टिमेट तो यह भी बताते हैं कि एनिमल फार्मिंग के लिए 1 से 2 एकड़ के जो रेन फॉरेस्ट हैं हर सेकंड क्लियर किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस धरती के 70% प्लांट और एनिमल स्पीशीज का हैबिटेट डायरेक्टली फॉरेस्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन एनिमल रियरिंग के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करना इन स्पीशीज के लाइवलीहुड के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, ये इन फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट ह्यूमन कम्युनिटीज जो ट्राइब्स हैं हमारे, उनकी रोजी रोटी के ऊपर भी बड़ा खतरा बन जाता है। आपको बता दें कि फॉरेस्ट क्लियरिंग की वजह से प्लांट्स, एनिमल और इंसेक्ट्स की 137 स्पीशीज हर दिन लुप्त हो रही हैं। साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि पिछले 65 मिलियन ईयर्स में इस लेवल पर मास एक्सटेंशन कभी देखने को नहीं मिला, और यह इस प्लेनेट के नेचुरल इकोसिस्टम के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। अब मैं लैंड यूज चेंज की बात करता हूं। तो जो मैंने बताया उसके अलावा फॉरेस्ट को जब हम एनिमल फार्मिंग के लिए एक सूटेबल स्पेस में कन्वर्ट करने के लिए डिफॉरेस्टेशन, सॉइल मॉडिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन जैसी तकनीक उपयोग में करते हैं, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट को फर्दर नुकसान पहुंचता है। लैंड के नेचुरल लैंडस्केप में बदलाव आने से वहां की कार्बन साइकिल पर भी बुरा असर पड़ता है। फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड और पास्चर लैंड के कंपैरिजन में ज्यादा कार्बन ट्रैप कर लेते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में इस प्रोसेस को कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग भी हम बोलते हैं। उदाहरण के लिए, एक फॉरेस्ट की सॉइल और वेजिटेशन ग्लोबल CO2 का 40% ट्रैप कर लेती है, जबकि क्रॉपलैंड केवल 6% और वहीं ट्रॉपिकल और टेम्परेट पास्चर लैंड मिलकर लगभग 27% CO2 ट्रैप करते हैं। इसके अलावा जब एक फॉरेस्ट को जलाकर क्रॉपलैंड या फिर एक पास्चर लैंड में कन्वर्ट किया जाता है, तो उससे भी भारी मात्रा में CO2 रिलीज होता है। फ्रेंड्स, लैंड क्लियरिंग के पीछे दूसरा बड़ा रीजन है लाइव स्टॉक के लिए फूड प्रोडक्शन। पूरे विश्व में जितनी भी हम फसल उगाते हैं, राइट, हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं, उसका 40% इन एनिमल को फीड करने में चला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर हम इस अमाउंट को आधा कट कर दें तो इस दुनिया के हर भूखे इंसान को फूड प्रोवाइड किया जा सकता है। अब हमने देख लिया लैंड पर बुरा प्रभाव और हवा में बुरा प्रभाव। अब हम पानी की बात करते हैं। एनिमल फार्मिंग का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है हमारे वाटर रिसोर्सेज पर। दुनिया भर के लाइव स्टॉक के फूड प्रोडक्शन में लगने वाले जो पानी है, उसके साथ साथ बिलियंस ऑफ एनिमल्स की ड्रिंकिंग सप्लाई और फार्म और स्लॉटर हाउसेज की क्लीनिंग रिक्वायरमेंट वर्ल्ड की वाटर सप्लाई पर बहुत बड़ा बोझ डालते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में, जहां एक तरफ उनके रेजिडेंट देश का कुल 5% पानी कंज्यूम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वहां पे होने वाला जो एनिमल फार्मिंग है उसमें देश का 55% पानी कंज्यूम होता है। वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क एक संस्था है जिसके मुताबिक 1 किलो सब्जी उगाने में 322 लीटर पानी चाहिए हमें, लेकिन 1 लीटर हमें अगर गाय का दूध चाहिए तो उसके पीछे 1020 लीटर पानी खपत होती है। 1 किलो अंडे के लिए 3265 लीटर पानी और 1 किलो बीफ के लिए 15415 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लाइव स्टॉक के फूड प्रोडक्शन में ना जाने कितने तरह के एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, और तो और कई बार लिक्विड मैन्योर भी क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है। लेकिन ज्यादातर ये केमिकल रेन वाटर के साथ बहकर रिवर वाटर में मिल जाते हैं और फिर ये अंडरग्राउंड वाटर में भी मिल जाते हैं, जिससे हमारे नेचुरल जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी कंटेमिनेट होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर जो स्लॉटर हाउसेज हैं उनमें वाटर ट्रीटमेंट जो एनिमल्स का किया जाता है या फिर क्लीनिंग की जाती है, और ये भी बह के नदियों में ही जाती है, तो उससे भी कंटेमिनेशन बढ़ता है। पेटा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कंटेमिनेशन वाटर जैसी क्रूशियल रिसोर्स के साथ लोगों की हेल्थ के लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है।
सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में डिटेल में समझा कि कैसे एनिमल फार्मिंग एक अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है। दुनिया में मीट की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से हमारे जो फॉरेस्ट हैं हम उनको पास्चर लैंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनिमल रियरिंग फार्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे हमारे एयर, वाटर और लैंड रिसोर्सेज पर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, यानी अलग अलग रूप में नॉन वेज फूड कंज्यूम करने की हमें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं लेकिन ये चाहता हूं कि इस पूरे एनालिसिस को हम एक नॉन वेज या वेज का मुद्दा ना बनाएं। हम सोचें कि हम हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। क्या हम उसके लिए एक छोटी सी अपनी फूड हैबिट्स में चेंज कर सकते हैं? क्या ये कंक्लूड करना गलत नहीं होगा कि अगर हम ह्यूमंस अपने फूड हैबिट्स में बदलाव लाएं, यानी कि हम नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन फूड की तरफ थोड़ा सा अगर शिफ्ट करें या थोड़ी सी कोशिश भी करें, अगर मान लीजिए आप 3 टाइम नॉन वेज फूड खाते हैं, उसमें से अगर आप थोड़ी छोटी शुरुआत करें, क्योंकि फूड हैबिट चेंज करना आसान नहीं होता, तो अगर आप एक समय नॉन वेज को छोड़कर वेज की तरफ जाएं तो आप ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट कंजर्वेशन में मदद कर रहे हैं, आप क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद कर रहे हैं। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस ही कामयाब होगी, ना कि बड़े बड़े जो हम समिट्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, ग्लोबल सम्मेलन होते हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। ये होगा आपसे और हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।